है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। ठीक है, हम देखने वाले हैं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्लास 11th एंड क्लास 12th के सारी चैप्टर्स के एंड सारी सब्जेक्ट के हमारे इस वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो मैं बात करूं इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास 11th। ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं ओवरव्यू सिलेबस का। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए ना कि आपको क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और कौन कौन से टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तभी तो आप उन सारी चीजों के बारे में जानोगे, तभी तो आप पढ़ोगे ना आगे। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है एंड कौन कौन से पार्ट रहने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो मैं बात करूं पहला नंबर। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस है, ध्यान देना। यानी कि हम जो ये इस वीडियो में बात करने वाला हूं ना जो सिलेबस के बारे में, तो वो टोटली ऑफिशियल है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं या मैं कहीं से ऐसा पता नहीं किया हूं। ये ऑफिशियली जो सिलेबस आया आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के तहत ये हमारा ऑफिशियली सिलेबस है। ठीक है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चैप्टर्स कितनी मार्क्स के आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स इन फ्यूचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो मैं पहले नंबर में बात करूं। ठीक है, पहले नंबर में बात करूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड है वो 030 रहने वाला है। ठीक है, ये जैसे ऊपर जैसे आप लोग देखे रहे होगे जो लिखा होगा क्लास 11 ये 2025 और 26 के जो बोर्ड एग्जाम है, मतलब प्रेजेंट साल। ठीक है, वो सारी चीजें। अब देखो पहले नंबर में बात करूं, जो आपके एग्जाम होंगे ना, जो ठीक है आपके जो एग्जाम होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे एंड 20 मार्क्स के आपकी प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट में आप बोल सकते हो वाइवा भी होगा और फाइल वगैरह भी बनवाए जाएंगे। ठीक है, सेम वही सारी शेड्यूल सारी चीजें सारी सिनेरियो आपके 12th एग्जाम में भी होंगे। ठीक है, अगर आप 12th में अगले साल जाओगे तो आपको 12th में भी यही सारी चीजें फॉलो किए जाएंगे। 12th एग्जाम भी आपका 80 मार्क्स का होगा और जिसमें 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के अंदर आपके और वाइवा भी पूछे जाएंगे एंड फाइल भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर मैं बात करूं पार्ट 1 में, यानी कि आपको ना पार्ट 1 के अंदर क्लास 11th में आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इसमें कुछ पार्ट यानी कि बोल सकते हो 30 to 40 जो पार्ट है, यानी कि 30 to 40% है वो तुम्हारी थ्योरी पार्ट रहने वाले हैं एंड बाकी के जो 60% है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग रहने वाले हैं। ठीक है, एंड आप इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाओ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बोल सकते हो कि 70 to 80 केवल क्या है थ्योरी पार्ट एंड विथ डायग्राम वगैरह है। ठीक है, और एकदम 20-30% केवल है जो कि आपके प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो एग्जाम होंगे ना वो लगभग तुम्हारे 40 मार्क्स के स्टैट से पूछे जाएंगे एंड 40 मार्क्स के तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ध्यान देना इस हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में ये टोटली ठीक है टोटली फ्री में एकदम बढ़िया से बढ़िया बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस हमारे चैनल पे। ठीक है, जिस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, अगर ये सारी चीजें अगर फॉलो करते हो तब ठीक है तब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो भी क्वेरीज वगैरह है वो कमेंट कर देना, लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को। ठीक है, चलो आगे बात करो। देखो स्टैटिस्टिक में हम क्या पढ़ेंगे, पहला नंबर इंट्रोडक्शन, यानी कि जितने भी इंट्रोडक्शन के पार्ट वगैरह हैं। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स में भी। जितने भी इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं वो सारे तुम्हारे ठीक है एंड कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये सारे मिला के 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वहीं पे तुम आ जाओ हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन के। ठीक है, वो सारे मिला के 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं भाई तुम्हारे एनुअल एग्जाम में। ठीक है, जो कि आपका सारे कंप्लीट होके 40 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें। फिर मैं बात करूं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं। देख लो पहले नंबर इसमें भी इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि 4 नंबर का यानी कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी कि इन सारी डिटेल्स मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड जो हमारे चैप्टर्स हैं जो पार्ट हैं ये सारे वो 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हाँ जी, एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई ये भी आपके 14 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है,
फिर फॉर्म ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, अंडर परफेक्ट कंपटीशन हो गया, सिंपल एप्लीकेशंस हो गए। इन सारी चीजों को मिला के तुम्हारे मतलब 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि ओवरऑल तुम्हारा जो मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स हो जाएगा माइक्रो के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूं ये नॉर्मल तुमको ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, चलो इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तब जाके हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं बात करने वाला हूँ, हाँ देखो प्रोजेक्ट वर्क भी जो कि तुम्हारा 20 मार्क्स का रहने वाला, ये मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो फिर मैं बात करूँ ना स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। ठीक है, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को तो देखो पहले नंबर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब इन कोर्स के अंदर क्या क्या है। द एक्सपेक्टेड ऑफ एक्वायर स्किल्स एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम कलेक्शन करते हैं चीजों को, जो भी डाटाज हमारे होते हैं, डेटा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड प्रेजेंटेशन करना, क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज क्या होते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, ये होते क्या है, इन सारी चीजों को। ठीक है, पार्टनिंग टू वेरियस सिंपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सिस्टमेटिकली तरीके से जो चीजें की जाती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस हमारे सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, इट ऑल्सो इंटेंड टू प्रोवाइड सम बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गए एंड एनालिसिस हो गए, एंड इंटरप्रीट एनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस। ठीक है, फिर the learners are also expected to understand the behavior of various economic data। ठीक है, मतलब ये सारे statistics of economics के, ठीक है, मतलब पार्ट हैं जो कि हम इस ओवरऑल इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। देखो यूनिट वाइज में बात करूं ना, तो यूनिट 1 में आप केवल इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। ठीक है, आप केवल इंट्रोडक्शन जानोगे भाई कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सारी चीजें, इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके स्कोप क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, एंड इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यूनिट 1 में पढ़ोगे। ठीक है, जो कि मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें आपको। फिर मैं बात करूं ना कलेक्शन, हाँ जी, कलेक्शन हो गया, यानी कि यूनिट 2 में आप कलेक्शन पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारी चीजें। कलेक्शन ऑफ डाटा में सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, बेसिक डाटा कलेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, सम इंपॉर्टेंट ऑफ क्या है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें होती हैं हमारे यूनिट 2 में। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं। फिर देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम क्या पढ़ेंगे आगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, जो ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सारे मतलब इसी चैप्टर्स में, इसी टॉपिक्स में बनाए जाएंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, जो कंपैरिजन आप देखते होंगे, कंपनीज की जो कंपैरिजन किए जाते हैं, आप न्यूज में आपने सुना होगा, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे, आपके बुक्स वगैरह में जो कंपैरिजन छपे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या होते हैं, हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, ओजाइव क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है, मतलब इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे इन डिटेल्स में। ठीक है, फिर देख लो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, ये होते क्या है। फिर मैं बात करूं ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह होते हैं इसी के अंदर होता है। अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन माइट बी अटेम्प्टेड, दिस मींस द स्टूडेंट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन फॉर द रिजल्ट डिराइव। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें होती हैं। फिर हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें हमारा मीन मीडियन मोड अगर आता है, जो कि आप 9th में पढ़ के आए होंगे नॉर्मल मैथ्स के सब्जेक्ट में, वही चीजें हैं, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर दी गई है। ठीक है, और थोड़ी सी ना जो टॉपिक्स होते हैं इसमें वो एड ऑन कर दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो तुम पुरानी पढ़ के आए हो ना, वही चीजें हैं। ठीक है, ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, ध्यान देना, अगर हमारी ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लेते हो, हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को अगर आप फॉलो करते हो, तो ये सारी चीजें आपको, ठीक है, टोटली डिफरेंट, मतलब टोटली फ्री एंड टोटली एकदम अर्थ जो चीजें हैं ना, वो एकदम इजीएस्ट वे में बताए जाएंगे, सारे एक एग्जांपल के थ्रू बताए जाएंगे। ठीक है, और ये मैं ही बताने वाला हूं, ठीक है, कोई और नहीं बताएगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है,
इट इज रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो जितना हो पाए, ठीक है। फिर देखो आगे मैं बात करूं कोरिलेशन, हाँ, यानी कि ये कोरिलेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इस कोर्स पढ़ने वाले हैं। आप स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स में बोल सकते हो। फिर मीनिंग हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर मेजर ऑफ कोरिलेशन, ये मेजर ऑफ मतलब कोरिलेशन कैसे मेजर करते हैं वो सारे। फिर कर्ल हो गए, कर्ल पियर्सन हो गया, मेथड हो गया इनका, टू वेरिएबल अनग्रुप्ड डाटा हो गए। फिर क्या हो जाएगा, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन हो गया। फिर नॉन रिपीटेड रैंक्स एंड रिपीटेड रैंक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे बोर्ड क्लास 11th के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आप बीकॉम वगैरह करते हो ना तो ये सारी चीजें आपको उसमें भी बीकॉम के अंदर भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बीकॉम लेवल पे पढ़ाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है, बीकॉम लेवल पे पढ़ाऊंगे, ताकि अगर आप बीकॉम की पढ़ाई अगर मतलब समझ लो 40-50% तो आप बीकॉम की पढ़ाई यहीं पे कर लोगे क्लास 11 के अंदर, ठीक है। ध्यान दो, 12th अभी पास नहीं किए, 12th में आए नहीं, लेकिन बीकॉम की तुम्हारी 40% 40 to 50% तुम्हारी सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब होगा भाई, जब आप हमारी इस बैच को शिद्दत से अच्छे से कंप्लीटली फॉलो करोगे तब, ठीक है। फिर देखो ना इंडेक्स नंबर, ये भी तुम्हारे बीकॉम के पार्ट है, ठीक है। देखो मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, होलसेल क्या होता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस क्या होता है, इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होते हैं, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये भी सारी तुम्हारे बीकॉम के ही पार्ट हैं। और ध्यान देना, ये सारी अगर चीजें तुम पढ़ रहे हो ना और इन फ्यूचर अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में देख रहे हो, हाँ भाई, अगर आप सीए करना चाहते हो, चार्टेड अकाउंटेंट जैसे कोर्सेस आप इनरोल होना चाहते हो उसमें, ठीक है, और आपका गोल चार्टेड अकाउंटेंट है, तो प्लीज भाई हमारी इस ब्रह्मास्त्र बैच को छोड़ना मत। और ये सारी चीजें उस सीए के सिलेबस में आता है, ध्यान देना, ये चार्टेड अकाउंटेंट के सिलेबस इकोनॉमिक्स में जो हमारा पार्ट है, ठीक है, उसमें ये पूछे जाते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, ये चीजें। फिर आपके मैथ्स के भी पोर्शन में हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर मैं बात करूं आगे, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहने वाला है। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब मीनिंग क्या होता है माइक्रो में एंड मैक्रो में, टोटली डिफरेंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। फिर पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक है, वो भी सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर मैं बात करूं व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हो गया, व्हाट नाउ एंड फॉर वॉर्म टू द प्रोड्यूस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे हमारे इस ब्रह्मास्त्र बैच में, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी सीए के लिए इंपॉर्टेंट है अगर इन फ्यूचर अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट देखना चाह रहे हो तो, ठीक है, ध्यान देना। फिर मैं बात करूं ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड की, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग हो गया, फिर लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हम देखेंगे इस हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के यूनिट नंबर 5 के, ठीक है। फिर देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर बजट क्या होता है, ये बजट लाइन क्या होता है, ठीक है, बजट सेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। फिर तुम्हारा प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। फिर डिमांड क्या हो गया, डिमांड को हम पढ़ेंगे, यानी कि हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे तो, ठीक है। डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हो गया, डिमांड शेड्यूल हो गया, डिमांड कर्व हो गया एंड इट्स स्लो movement along the shift in the demand curve, price elasticity of demand, factor affecting the price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, परसेंटेज चेंज मेथड हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 के हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी यार बार बार मैं चैप्टर बोल दे रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा यूनिट 6 और आखिरी यूनिट हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है।
यानी कि पूरे इकोनॉमिक्स पार्ट के। देखो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी कि जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है, सप्लाई कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके मीनिंग देखेंगे, प्रोडक्शन के फंक्शन क्या होते हैं, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर रिटर्न टू ऑफ फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट में शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिर मैं बात करूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको एक आइडिया मिल गया होंगे ना, आपको एक ये मिल गया होगा कि भैया आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन तो अब नहीं आएंगे आपके माइंड में, ठीक है, क्योंकि अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो लगभग तुम्हारा, ठीक है, माइक्रोस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ दिनों के बाद हमारे स्टैट की वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रो से करेंगे, क्यों, क्योंकि माइक्रो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। हाँ ये भी करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक दो लेक्चर पहले स्टार्टिंग के हमारे माइक्रो का आएंगे, फिर जाके स्टैट से आएंगे, ठीक है, ताकि जो मेन अंडरस्टैंडिंग होती है इकोनॉमिक्स के अंदर ना, वो माइक्रो से आती है, ठीक है। और यहाँ पे टोटली आपको डिफरेंस पता चलता है कि माइक्रो एंड मैक्रो हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें टोटली फ्री में पढ़ाए जाएंगे हमारे इस बैच में, ठीक है। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज भाई कर दो, ठीक है। अब आ जाओ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पैटर्न होंगे और जो आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कौन से हिसाब से आपके क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो लो इसमें क्या होता है, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, यानी कि मार्क्स देख लो, परसेंटेज देख लो, ठीक है। जैसे कि रिमेंबरिंग टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि याद करने वाला एंड समझने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे 32 मार्क्स के होंगे तुम्हारे 11th के एग्जाम में, ठीक है। तुम्हारे 11th के जो एग्जाम होंगे उसमें 32 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 40%, ठीक है, 40% आपका अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो आप याद करके जाओगे, मतलब जितने आपके क्लास 11th में जो याद करने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा एंड जो समझने वाला होगा वो सारे 40% होंगे, ठीक है, यानी कि 32 मार्क्स के। और ध्यान देना, अगर हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना, तो इन सारी चीजों का टेंशन ही नहीं रहेगा, चाहे वो रिमेंबरिंग वाला दे या इवोल्यूटिंग करने वाला दे, क्रिएटिंग वाला दे, सारी चीजें आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे भाई, देखते ही तुम फटाफट सॉल्व करोगे, ठीक है। इतना मैं प्रॉमिस करके दे रहा हूं, अगर इस बैच को फॉलो कर रहे हो ना तो इतना मैं करके करा के तुमको भेजूंगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तुम एक बार एग्जाम होने तो दो और हमारे बैच से आप पढ़ो तो पहले, ठीक है, तब जाके समझ में आएंगी चीजें आपको, ठीक है। फिर एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लोअर मटेरियल बाय रिकॉलिंग, फैक्ट हो गए, टर्म्स हो गए, ठीक है, जो फैक्ट क्या होते हैं चीजों के, टर्म्स हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड आंसर हम कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें। डिमॉन्स्ट्रेट हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज बाय द ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग हो गया, ट्रांसलेटिंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्टिंग मेन आइडियाज, ठीक है। मतलब ये सारे हमारे 40 मार्क्स के होंगे इस तरह के क्वेश्चन। फिर सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे होता है। फिर टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग द एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक क्या होने वाले हैं, रूल्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेज होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुम्हारे 30% रहने वाले हैं और जो कि 24 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी यार, ठीक है। फिर देखो एनालाइजिंग द इवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है, यानी कि इवोल्यूट करने वाला एंड क्रिएटिंग करने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी तुम्हारे 30% और 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो देख लो, examine the break information into the part of identifying the motive of causes, make ठीक है inference and find evidence to the support और ठीक है generalization, present and defend opinions by the making judgment about the information, validity of ideas or quality of work based on the set of the criteria, ठीक है। compile information together in the different way by the combining element in the new pattern of प्रीपोजिशन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, आपके क्लास 11th के चीजों में, मतलब एग्जाम में जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं ना, वो जो आखिरी में होते हैं, उन सारी चीजों का मैं बात कर रहा हूँ। देखो जैसे आप क्लास 11th
ठीक है, जिस हिसाब से आप क्लास 11 पढ़ रहे हो, जो सिस्टमेटिक आप फॉलो करोगे, ठीक है, वही सारे सिनेरियो में 12th में भी कराऊंगा, ठीक है। और इतना गारंटी में दे रहा हूं यार कि क्लास 11 अगर सारी चीज अगर हमारी कहनी पे और हमारे बैच के थ्रू, हमारे टाइम एंड प्लानिंग के थ्रू आप सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो कोई टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके क्लास 11 के एग्जाम में, ठीक है। तो इतना भैया पे अपने भरोसा रखो और ये सारी चीजें, ठीक है, अपना पढ़ो। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो हमारे इस वीडियो को, ठीक है। चलो, हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है और आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, इतना मैं आशा कर रहा हूं। और प्लीज यार लाइक कर देना हमारे इस चैनल को, सॉरी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक